देश में जब से डिजिटल ट्रांजैक्शंस का दौर शुरू हुआ है, तभी से लोगों की कैश रखने की आदत छूट गई है। क्योंकि जब भी कहीं पेमेंट करनी होती है तो लोग भीम यूपीआई, फोन पे, गूगल पे का इस्तेमाल करते हैं। बता दें, भारतीयों के लिए अब 1 दिसंबर से डिजिटल रुपी आ गया है। आरबीआई ने 1 दिसंबर से रिटेल डिजिटल रुपी के लॉन्च का ऐलान कर दिया है, जो रिटेल डिजिटल करेंसी के लिए पहला पायलट प्रोजेक्ट होगा। लेकिन आज हम जानेंगे कि इसे इस्तेमाल कैसे करना है और इसके फायदे या नुकसान क्या हैं। 1 नवंबर 2022 को सेंट्रल बैंक ने होलसेल ट्रांजैक्शन के लिए डिजिटल रुपी लॉन्च किया था, लेकिन अब सेंट्रल बैंक इस डिजिटल करेंसी को रिटेल इस्तेमाल के लिए भी लॉन्च कर रहा है। आरबीआई के मुताबिक रिटेल के लिए डिजिटल रुपी के पायलट प्रोजेक्ट के दौरान इसके डिस्ट्रीब्यूशन और इस्तेमाल की पूरी प्रक्रिया की टेस्टिंग होगी। इसको शुरुआत में चुनिंदा लोकेशंस पर रोल आउट किया जाएगा। तो डिजिटल रुपी आखिर काम कैसे करेगा, आइए समझते हैं। जैसे हम अपने बैंक अकाउंट में डिजिटल रूप में कैश देखते हैं, वॉलेट में अपना बैलेंस चेक करते हैं, कुछ ऐसे ही डिजिटल रुपी भी देख और रख सकेंगे। डिजिटल रुपी को 2 तरह से लॉन्च किया जाएगा। पहला होलसेल ट्रांजैक्शन यानी बड़े ट्रांजैक्शन के लिए, जिसकी शुरुआत 1 नवंबर से हो चुकी है। वहीं दूसरा रिटेल में आम पब्लिक के लिए होगा, जिसे 1 दिसंबर से लॉन्च किया जा रहा है। सीबीडीसी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर आधारित होगा। पेपर करेंसी की तरह इसका लीगल टेंडर होगा। आप जिसे पेमेंट करना चाहेंगे उसे इससे पेमेंट कर सकेंगे और उसके अकाउंट में ये पहुंच जाएगी। तो आखिर सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी यानी सीबीडीसी है क्या? ये कैश यानी नकद का इलेक्ट्रॉनिक रूप है। जैसे आप कैश का लेन देन करते हैं, वैसे ही आप डिजिटल करेंसी का लेन देन भी कर सकेंगे। सीबीडीसी कुछ हद तक क्रिप्टो करेंसी यानी बिटकॉइन या ईथर जैसे काम करती है। तो क्या ई रूपी और क्रिप्टो करेंसी एक हैं? आइए जान लेते हैं। आरबीआई का ई रूपी क्रिप्टो करेंसी से कई मायनों में अलग होगा। क्रिप्टो करेंसी डिसेंट्रलाइज्ड होती है और लीगल टेंडर नहीं मानी जाती। क्रिप्टो करेंसी की कीमत बहुत अस्थिर होती है, जबकि ई रूपी को स्थिरता और सुरक्षा के लिए डिजाइन किया गया है। आरबीआई का कहना है कि क्रिप्टो का प्रसार मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकियों को फंडिंग के खतरे को बढ़ाता है और इसमें काले धन का बड़े पैमाने पर निवेश होता है। ई रूपी इन सभी मामलों में सुरक्षित होगा। तो चलिए अब हम लोग समझते हैं कि ई रूपी के क्या क्या फायदे हैं। ई रूपी में सरकारी योजनाओं का लाभ उठाने के लिए छोटे व्यवसायों का सपोर्ट करने की योग्यता है। इसके अंतर्गत वाउचर का प्रयोग किया गया है या नहीं, इसे भी ट्रैक किया जा सकता है। ई रूपी लाभार्थियों की जानकारी को पूर्ण रूप से गोपनीय बनाए रखेगा। इसकी सेवा प्राप्त करने के लिए लाभार्थी के पास किसी मोबाइल ऐप, कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग या किसी बैंक अकाउंट की जरूरत नहीं है। प्रीपेड वाउचर होने की वजह से ई रूपी सेवा प्रदाता को रियल टाइम पेमेंट्स का विश्वास दिलाएगा। यह साधारण फोन पर भी इस्तेमाल किया जा सकता है, यानी कि जिनके पास स्मार्टफोन नहीं है या जहां पर इंटरनेट कनेक्शन कमजोर है, ये उनके द्वारा भी प्रयोग किया जा सकता है। तो चलिए अब हम लोग समझते हैं कि ये पेटीएम और गूगल पे से कितना अलग है। बिजनेस टुडे में छपी खबर के अनुसार एक्सपर्ट्स का कहना है कि डिजिटल रुपए का मुकाबला मोबाइल वॉलेट जैसे पेटीएम और गूगल पे से नहीं है। डिजिटल रुपया पेमेंट का एक नया तरीका है। इसके तहत आपको बैंक से एक बार डिजिटल रुपया खरीदना होगा, उसके बाद आप वॉलेट से वॉलेट में लेन देन कर पाएंगे। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं कि भारत में डिजिटल मुद्रा का भविष्य क्या है। आरबीआई के अनुसार भारत में डिजिटल मुद्राओं के बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद है, जिसके निम्नलिखित 4 कारण हो सकते हैं। पहला, डिजिटल भुगतान की पहुंच में बढ़ोतरी। देश में डिजिटल भुगतान में बढ़ोतरी हो रही है, साथ ही नकदी का उपयोग विशेष रूप से छोटे मूल्य के लेन देन के लिए अभी भी महत्वपूर्ण रूप से बरकरार है। दूसरा, उच्च करेंसी जीडीपी अनुपात। भारत का उच्च करेंसी जीडीपी अनुपात देश की केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। नकद जीडीपी अनुपात या उच्च करेंसी जीडीपी अनुपात सकल घरेलू उत्पाद के अनुपात के रूप में प्रचलन में नकदी के मूल्य को दर्शाता है। तीसरा, वर्चुअल करेंसी का प्रसार। बिटकॉइन और एथेरियम जैसी निजी वर्चुअल मुद्राओं का प्रसार केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा की प्रसिद्धि का एक अन्य कारण हो सकता है। चौथा, आम जनता के लिए महत्वपूर्ण। केंद्रीय बैंक की डिजिटल मुद्रा अस्थिर निजी वर्चुअल मुद्राओं के विरुद्ध आम जनता के लिए काफी महत्वपूर्ण होगी। धन्यवाद।